हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास पाठक है और मैं भारतीय पुलिस सेवा, जिसे आप इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के तौर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उसके 2008 बैच को बिलोंग करता हूँ। मैं अभी वर्तमान में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिविल राइट्स के तौर पर पुलिस मुख्यालय जयपुर में पदस्थापित हूँ। मेरा काडर राजस्थान है और मेरा जन्म बस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश स्टेट के बस्ती ज़िले में हुआ था, जहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई और 12th तक की एजुकेशन मैंने कंप्लीट करी थी। मेरे माता पिता दोनों ही एजुकेशन में थे, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं, मेरी सिस्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसी क्रम में मेरे माँ बाप की इच्छा के अनुसार मैंने भी एमबीबीएस की तैयारी करी और एमबीबीएस में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था। बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बचपन से ही मेरी इच्छा यूनिफॉर्म सर्विसेज की थी। ये कब और कैसे मेरे दिलो दिमाग में घर कर गया कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, ये मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन इसके अलावा कभी मैंने करियर के तौर पे किसी और चीज़ के बारे में सोचा नहीं। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स में करता हूँ। मेरा अल्टीमेट इसी बात का था कि मुझे पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करनी है। इसी बात को लेकर मेरे माता पिता से भी मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी। जब मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और मैंने उनके आगे अपनी इच्छा रखी, वो पहले से जानते थे इस चीज़ को कि मुझे पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना है। पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उनके मन में शक था, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत टफ़ एग्ज़ाम है और इतने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, हर साल इतने लोग एग्ज़ाम्स देते हैं लाखों की संख्या में, सफलता उनमें से कुछ को ही मिलती है। इस बात को लेकर उनके मन में शक था कि मुझे कहीं किसी प्रकार से फेलियर का सामना ना करना पड़े। वो चाहते थे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं और उसके बाद फिर एक बार जब मेरा सेटलमेंट हो जाए करियर के तौर पर, उसके बाद मैं फिर सर्विसेज के लिए तैयारी करूं। पर मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि मैंने एमबीबीएस करने तक घर वालों की सभी इच्छाओं को सर माथे लिया था, उनकी बात मानी थी, सिर्फ इसी शर्त पर कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद मैं अपना सपना फॉलो करूँगा। इट वाज इंटरेस्टिंग कि एमबीबीएस करने के बाद दिल्ली जाने या दिल्ली में पहले से कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि मुझे वहाँ जाना है और क्या करना है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सीनियर्स जो हमारे कॉलेज के सीनियर्स वहाँ तैयारी कर रहे थे, बोथ फॉर पीजी एंड सर्विसेज। सो आई पैक्ड माई बैग्स and I packed my bike also and sent it to Delhi. Till then I did not have any place in Delhi to stay. मैं दिल्ली जाकर मैंने अपनी रहने के लिए जगह खोजी और जगह खोजने के बाद फिर मैंने अपनी बाइक अनपैक कराई रेलवे स्टेशन से, and then I took it. All the 2 years that I was in Delhi, मैंने कभी भी किसी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया। I always used to have a map, Delhi map of Delhi NCR with me and the bike that I had in the college, और उसी का इस्तेमाल किया पूरे 2 साल जब तक मैं वहाँ तैयारी कर रहा था। दिल्ली में मेरे कुछ सीनियर्स थे कॉलेज के, जिन्होंने मुझे तैयारी के लिए गाइड किया था। दे वर वेरी क्लोज टू मी, तो उनकी एडवाइसेस बहुत टू द पॉइंट हुआ करती थी। तैयारी के टाइम का एक इंसिडेंस मुझे याद है, जब एक कोचिंग में एडमिशन के लिए बहुत लेट नाइट से हम लोग लाइन में लगे थे। वो कोचिंग बहुत फेमस थी, तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए भीड़ बहुत पहले से लग जाती थी। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी लाइन में लगते थे और सुबह जब से एडमिशन का प्रोसेस चालू होता था तो टोकन लेने के लिए बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर, उस भीड़ में इतनी धक्का मुक्की हुई। मेरे साथ 2 सीनियर्स भी थे मेरे, उनमें से एक को मैंने कहा मुझे नहीं करनी तैयारी इस कोचिंग से, आई एम लीविंग इट, और मैं वहाँ से निकल गया। एंड ही टुक अ टोकन फॉर मी फॉर दैट कोचिंग। एंड आई टू दिस डेट आई बिलीव कि उन्होंने जो मेरे लिए किया, जो मेरे लिए उसमें एडमिशन लेने का काम किया, वो उसने मेरा पाथ सेट किया टुवर्ड्स द सक्सेस दैट आई हैव टुडे। अलग अलग जगह पर कोचिंग्स करी, अलग अलग कोचिंग्स करी थी जनरल स्टडीज़ के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, एंड दे वर ऑल स्कैटर्ड ऑल ओवर दिल्ली, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर एंड ऑल पटेल नगर, ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पर मैं रहा भी हूँ और मैंने तैयारी भी करी है। So the very first year during my preparations in Delhi, I didn't have a single clue as to how to prepare and what to prepare. क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है,
इतने सारे आइडियाज़, इतने सारे सजेशंस, और पुराने वो लोग जो वहाँ पहले से तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, जिन्होंने किसी ने प्री क्रैक किया है, किसी ने मेंस क्रैक किया है, कोई इंटरव्यू तक पहुँचा है। यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्टिंग यू एज टू हाउ टू स्टडी। लेकिन पहले साल में जो मेरा टाइम निकला वो ज़्यादातर कोचिंग्स अटेंड करने में, प्रीलिम्स की तैयारी में निकला। इस एक साल में मुझे धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। गाइडेंस था तो सही, पर इतना एक्यूरेट नहीं था। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे को मुझे तैयारी के लिए कहना है तो मैं उससे ये कहूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। दिस इज़ एन एग्ज़ाम, दे आर गोइंग टू सेलेक्ट अ फ्यू पीपल, और कुछ लोगों को इस एग्ज़ाम से बाहर करेंगे। आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाना है, किस तरीके के सवाल आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के चीज़ों को पूछा जाता है, उनका जवाब देने का तरीका क्या है, और स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में आप किस तरीके से अपनी मेंटल एबिलिटी को उसी लेवल पे रखेंगे जबकि आप एग्ज़ाम के माहौल में नहीं होंगे। कौन सी चीज़ें, कौन से टॉपिक्स किन किताबों से बेहतर मिल सकती हैं, कौन सी कोचिंग्स आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकती हैं, कौन से ऐसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए मॉक एग्ज़ाम्स हैं जो आपको भरसक तैयार कर सकते हैं उन 3 घंटों या जितने भी समय का पेपर होता है उस समय के लिए, जब आप अपना पढ़ा हुआ बेस्ट तरीके से आउटपुट के तौर पर दे सकते हैं। तो मेरे प्रीलिम्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था प्रीलिम्स में, तो द फर्स्ट ईयर गॉट वेस्टेड, बट आई वॉज़न्ट डिसहार्टेंड। एक्चुअली मैंने अपने जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, जो अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, उनसे बिल्कुल फ़र्क सब्जेक्ट्स चुने थे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। एंड मोर सो आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ आई हैवंट क्लियर्ड द प्रीलिम फॉर द फर्स्ट टाइम, इट माइट बी द नेक्स्ट टाइम दैट आई विल बी सक्सेसफुल। दूसरी बात ये थी कि क्योंकि नए सब्जेक्ट्स थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा था उनमें पहुंच बनाने के लिए। तो डिसहार्टन होने वाली कभी कोई बात रही नहीं, क्योंकि जब भी मैंने कोई काम किया है वो ये सोचकर किया है कि इसमें सक्सीड करना है, और सक्सीड करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना 100% देना है। जब मैं किसी काम के लिए, जब कोई भी किसी काम के लिए अपना 100% देता है और सेटिस्फाइड होता है कि मैंने जो किया है वो मेरा सबसे अच्छा था, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट माई पेरेंट्स वर डिसहार्टेंड, दे वर नॉट श्योर एज टू व्हाट आई वाज डूइंग एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि आई वुड सक्सीड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। I did not have any such things in my mind. The second year preparation का जो दूसरा साल था वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि धीरे धीरे मेरी सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनना शुरू हुई। धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ते हुए समझ में आने लगा कि कौन सा हिस्सा पढ़ना है और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कितना पढ़ना है। जहाँ तक टाइमिंग की बात है, डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है, आपका IQ कितना है, हाउ मच यू कैन होल्ड इन योर ब्रेन। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आई गेव एवरी टाइम दैट आई हैड टू द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज फॉर द 2 years। जो चीज़ें UPSC आपसे एक्सपेक्ट करता है, अगर आप उस चीज़ को समझ सकते हैं तो फिर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जब मैंने मेंस की तैयारी करी थी तो आई डिड अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस विद इन द सेम टाइम लिमिट, और मैंने बहुत 1-2 जो मॉक टेस्ट्स होते हैं वो भी ज्वाइन किए थे, जैसे कि मुझे क्लासरूम एनवायरनमेंट, टाइम फ्रेम, मेरे अपना जो मेंटल मेकअप है एग्ज़ाम के दौरान उसको मैं कंट्रोल कर सकूं। इसी तरीके से मेंस की तैयारी की गई थी। मेंस प्री का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम्स के बाद के रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहे मेरे लिए, बिकॉज until and unless I had come and achieved the final result, they did not mean much for me. It was after the mains that I was really excited about the interview. मेरे इंटरव्यूज़, मेरे वाइवास जनरली अच्छे नहीं जाते रहे हैं, तो उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए मैंने मेंस के लिए तैयारी इस तरह से करी थी कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मैं मेंस में ले आऊँ, और अगर इंटरव्यू में कोई मिसशैप होता है तो वो कवर हो जाए मेरे मेंस में।
इंटरव्यू के लिए मैंने एक दो मॉक इंटरव्यूज़ किए थे जिसमें मिक्स टाइप के रिव्यूज़ थे मेरे इंटरव्यूज़ को लेके। ज़्यादा प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए मैंने करी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी आई हैड इमर्स्ड माई सेल्फ इन टू प्रिपेयरिंग फॉर द मेन्स एंड प्रीलिम्स इन द लास्ट 2 years। तो आई न्यू दैट आई couldn't gain any more information much relevant for the interview, and moreover interview is not about information. Interview is about how you are able to perform, how you are able to react correctly, how you are able to contain the situation, manage the situation that is at hand. So I went in for the interview and I made special efforts कि I'm calm, I'm composed, my heart rate remains close to normal because it is a period of quite a lot of anxiousness. As it happens, इंटरव्यू में मुझे अभी भी याद है हम लोग को ग्रुप में बैठाया जाता था। तो जिस ग्रुप में हम बैठे उसमें आपस में इंट्रोडक्शंस हुए। तो एक एस्पिरेंट जो इंटरव्यू के लिए आया था उसका हाथ जब मैंने मिलाया तो इट वॉज स्टोन कोल्ड। इट वॉज सो कोल्ड एज इफ आई फेल्ट दैट ही वॉज होल्डिंग आइस जस्ट बिफोर शेकिंग माई हैंड। दैट इज़ वॉट यू हैव टू कंट्रोल। आपको अपने बॉडी के रिएक्शंस को, आपको अपने एंजाइटी को, आपको अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करना है। यू हैव टू टेक योर माइंड आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड बिहेव वेरी वेरी नॉर्मली। क्योंकि जैसे ही एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सब चीज़ें आपके अंदर क्रीपन करती हैं, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। जिन सवालों के जवाब आप नॉर्मल सिचुएशन में बड़े आराम से और अच्छे तरीके से दे सकते हैं, उन सवालों के जवाब बॉच्ड अप हो जाते हैं अगर आप नर्वसनेस और एंजाइटी से घिर जाते हैं। सो फाइनली द डे केम व्हेन आई डिड द इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करी ठीक रही। इट वाज एन एवरेज काइंड ऑफ इंटरव्यू। मेरे से अलग अलग चीज़ों के सवाल पूछे गए, फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और कुछ एक सिचुएशनल सवाल भी पूछे गए थे जिनका जवाब मैंने अपने तौर पे बेस्ट तरीके से दिया था। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ड्रेसिंग ऑल्सो दैट यू गो इन विथ बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग प्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड। सो द रिजल्ट्स वर आउट और ये पता लगा कि मैं दिल्ली में था कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है। तो I think it was on internet also, but I went to UPSC with one of my friends who was preparing from the college days. और UPSC में हम पहुँचे, बहुत भीड़ थी। The results were displayed on some kind of a notice board. उस भीड़ में घुसकर अंदर अपना रोल नंबर देखा लिस्ट में और रोल नंबर से रैंक तक पहुँचे। The rank was 26. I immediately called up my parents and I told them that I got selected and I have got a 26th rank. They were really happy. I was really happy. It was an emotional moment. और अच्छा लगा। एक किसी एस्पिरेंट ने मुझसे पूछा भी था क्या रैंक आई है। Then I told him that it is 26th. So this 26th rank also has a kind of a story. My parents wanted me to opt for Indian Administrative Services as first choice, and I had always been keen on joining the police services, so I had no intention of putting IAS as first choice. The form of the mains was received at my home, so my father called me up and said, I'm going to mark IAS as first and then you can mark all the other options as per your choice. मैंने उनको कहा कि पापा टाइम ख़राब होगा मेरा, मुझे यूपीएससी से जाके दूसरा फॉर्म लाना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ उसमें कोई मार्किंग मत करिएगा, मैं अपनी चॉइस के हिसाब से करूँगा। मुझे ये सर्विसेज ज्वाइन करनी है पुलिस सर्विसेज के लिए, दैट इज़ माई चॉइस। नाउ आई माइट, जब ये मेंशन हो ही गया है तो आई माइट ड्वेल ऑन व्हाई आई डिड दिस एंड हाउ आई फील अबाउट इट एज ऑफ नाउ। सिंस वेरी चाइल्डहुड, एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, मेरा मन जो था यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए था बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, नंबर ऑफ पर्सनल रीजंस, बट आई लाइक दीज सर्विसेज। और
जब यूपीएससी के मेंस के फॉर्म में चॉइस भरने की बात आई थी तो आई हैड टू गिव इट अ थॉट, क्योंकि जनरली जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं एस्पिरेंट्स तो उनका ड्रीम जॉब आईएएस होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम, एंड देयर आई वाज गोइंग टू मेक अ चॉइस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैड टू गिव इट अ थॉट, अ वेरी सीरियस थॉट कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन वन फाइन डे आफ्टर डिनर मैं अपने रूम से बाहर घूम रहा था एंड आई वाज गोइंग टू सम प्लेस, आई डोंट नो, मे बी अ फ्रेंड्स हाउस, and I asked myself, if you had just one wish to that comes true, और आज से 10 साल बाद कभी ऐसा तो नहीं होगा कि तुम अपने आप से पूछोगे और ये कहोगे कि तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमने गलत किया जो तुमने ये किया। Then I answered myself कि I was pretty sure that I wanted to do this job. I don't know for how many days, how many years, लेकिन ये एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और ज़िंदगी बहुत लंबी है, देखेंगे आगे क्या होगा, पर आगे जाकर कभी ये मलाल नहीं रह जाए कि करना चाहते थे पर किया नहीं। तो दैट डे आई मेड अप माई माइंड फाइनली दैट आई वुड जस्ट फॉलो माई ड्रीम, फॉलो माई लाइकिंग एंड डू व्हाट आई वांट टू डू। यू जस्ट गेट वन लाइफ to do the things that you really like. So that came up very good for me, because every time when I wear my uniform and get ready for my job, I really thank myself for the day when I decided that I'll do this. And to my friends, they still ask me at times, my college friends especially, they knew all the time when I was in the college that I was going to prepare for services. They still ask me, विकास ये अभी भी ठीक लगता है कि तुमने जो किया वो सही किया? Did you choose this job? और अब तो ऐसा तो नहीं लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में आकर कि तुमने गलत किया? And I tell them कि if I get a chance in another life, I'm gonna join this service without any doubt, always. तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोई सी भी सर्विस अच्छी या बुरी नहीं है। हर सर्विस के अपने अलग अलग मायने हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग तरीके का काम है। आपको वो चूज़ करना है जो आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। There are a lot of people who choose administrative services and they are doing really great jobs out there. There are a lot of people who have chosen foreign services, central services, tax services, railway services, and they have done wonders in their field. तो आपको कभी भी अपना काम इसलिए नहीं करना है या कोई चीज़ इसलिए नहीं चुननी है कि बाकी सारे लोग चुन रहे हैं। आपको अपनी पसंद, अपनी पर्सनालिटी, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में आपको किस तरीके से देखना है खुद को। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप करें उसमें अपना 100% ज़रूर दें। आप अपने एप्टीट्यूड, अपनी एबिलिटीज़ को ज़रूर माप लें और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। इट्स नॉट अबाउट कि किसने बचपन में कितनी परसेंटेज कौन सी क्लास में लेकर आया, कौन टॉप करता रहा है, कौन नहीं करता रहा है। यूपीएससी के लेवल पर आकर सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर आकर आपको अपनी असली स्मार्टनेस और आपको अपनी असली कैपेबिलिटीज़ ये दिखानी होती हैं। और आप अगर ये देखेंगे कि यूपीएससी में सिलेक्शन जिन लोगों का होता है उनके बैकग्राउंड्स अगर आप पता करेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी एक टेलर मेड रूल नहीं है, एक कोई टेलर मेड करियर पाथ नहीं है। देयर आर ग्रेजुएट्स, आर्ट्स ग्रेजुएट्स, देयर आर पीएचडी स्टूडेंट्स, देयर आर पीपल हु आर इन एजुकेशन, इन मीडिया, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। हर तरह के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग इस सर्विस में आते हैं, सफलता पाते हैं और उसके बाद देश की सेवा में लग जाते हैं। एंड आई टेल देम कि इफ़ आई गेट अ चांस इन अनदर लाइफ, आई एम गोना जॉइन दिस सर्विस विदाउट एनी डाउट, ऑलवेज।